हेलो डियर लर्नर्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम एक प्रैक्टिस सेशन रख रहे हैं इंग्लिश का। तो बेसिकली जैसा कि एक हम वीडियो आज डिस्कस कर चुके हैं एग्जामपुर चैनल पर, और आप सब जान गए होंगे कि हम ऑफलाइन प्रोग्राम मुखर्जी नगर में स्टार्ट कर रहे हैं, और एग्जामपुर के साथ में मेरा ऑफलाइन के लिए मतलब अटैचमेंट हुआ है, हम कनेक्ट हुए हैं। तो हम ऑनलाइन में भी बच्चे बढ़िया सीखने को मिले, उनको समझने को मिले, इसके लिए हम एक ऑनलाइन भी सेशन रखा करेंगे एवरी डे ऑफ एन आवर। 1 घंटे का सेशन रोज हुआ करेगा आपका, और इसमें हम इंग्लिश के अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बेसिक से कराएंगे कैसे? बिल्कुल बच्चे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछ लेना चाहता हूं कि इंग्लिश को लेकर आप क्या चाहोगे, किस कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करें। हम उसी कॉन्सेप्ट के आज प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ, हेलो एवरीबॉडी, हेलो सभी को गुड इवनिंग। तो इंग्लिश को लेकर आप लोगों की क्या अप्रोच है? इंग्लिश को लेकर आप क्या मतलब आपका एक्सपीरियंस इंग्लिश को लेकर कैसा है? इंग्लिश में मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, बट मेहनत करनी पड़ेगी तब मजा आएगा। केवल मजा अगर ढूंढते रहेंगे तो मेहनत भी साथ में उसको हमें करनी है। मतलब इंग्लिश के साथ साथ में मजा भी आएगा, लेकिन हमें मेहनत भी करनी है। बिल्कुल बच्चे। सर क्या सकते लाइव नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे बच्चे। मैं देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ये सही समय शायद नहीं हो सकता है, लेकिन हम अपना ऑनलाइन कंटिन्यू रखेंगे, और एग्जाम पर भी आपको हमारी प्रैक्टिस क्लासेस लगातार अब मिलती रहेंगी, रोज रात को 10 बजे। प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस, वेरी गुड। हाँ, सही है। वीक, बेसिक से। आपकी बेसिक की जो बेसिक वर्ड की जो आपकी स्पेलिंग है, उसी से मैं जान गया कि हमें बेसिक से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। चलिए बढ़िया, आप कुछ भी पढ़ा दो, बढ़िया। अच्छा, कुछ भी पढ़ा दें तो आज मैं ना आपके साथ बेसिक टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। एक बात ध्यान रखेंगे कि जो मेरा सेशन होगा ऑनलाइन का आपके साथ में, वो स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होगा। कि हमारा जो सेशन होगा वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो इंग्लिश का सिलेबस होता है, जिस पे बेस एसएससी के एग्जाम्स में, यूपीएससी के एग्जाम्स में, बैंकिंग के एग्जाम्स में पेपर आते हैं, हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, उसी टाइप के क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर। The man turned the head towards me। ठीक है, यहां पर एक हमने क्वेश्चन लिखा, द मैन टर्न्ड द हेड टुवर्ड्स मी, और ये सेंटेंस है। आप इसको पार्ट्स में अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। इस सेंटेंस को आप पढ़ें और एक बार देखें व्हाट कुड बी द करेक्शन। द मैन टर्न्ड द हेड टुवर्ड्स अस। हाउ कैन वी करेक्ट दिस स्टेटमेंट? एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस पर बेस्ड अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं, आए हुए भी हैं, ठीक है। और देखिए अभी आपको सीखने को मिलेगा। द मैन टर्न्ड द हेड टुवर्ड्स मी। राम राम बच्चों, सबको राम राम, गुड इवनिंग भी सभी को, गुड इवनिंग। नाउ यू कमेंट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए बताइए। द मैन टर्न्ड द हेड टुवर्ड्स मी। बिल्कुल बच्चे, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रामर का। और अभी पता नहीं आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है या नहीं है, अलग बात है। लेकिन अभी जब मैं आपको इसको बताऊंगा तो बड़ा बेसिक चैप्टर है। आप सभी ने उस चैप्टर को पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, सीखा भी होगा, ठीक है। और उसी का एक कॉन्सेप्ट है। पता नहीं, गुड, बढ़िया। ओके 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 ओके। मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके देता हूं। देखिए, हम एक काम करते हैं इस क्वेश्चन में। हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं, और मैं आपको ऑप्शन देता हूं ब्लैंक फिल करने के लिए। इधर यू यूज आर्टिकल ए और यू यूज आर्टिकल द। आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन यूज कीजिए, ए या फिर द। इस ब्लैंक को फिल करना है। द मैन टर्न डैश हेड टुवर्ड्स मी। द मैन टर्न द हेड टुवर्ड्स मी। बिल्कुल बच्चे, द मैन टर्न्ड डैश हेड टुवर्ड्स मी। ये ब्लैंक हमें फिल करना है। उस ब्लैंक को फिल करने के लिए मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ए, आर्टिकल ए एंड आर्टिकल द।
देखिए इनमें से कौन सा यूज करना पड़ेगा हमें। बढ़िया। ये असल में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मतलब कई बार बच्चों को नहीं पता होते हैं, लेकिन अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें पता होने चाहिए। ठीक है, फिलहाल में मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर 3 सेंटेंस लिख देता हूँ। कमल हैज मनी। सेकंड, कमल हैज स्कूटर। एंड थर्ड, कमल हैज फ्रेंड्स। नाउ कैन यू टेल मी विच ऑफ दीज 3 स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ये तीनों स्टेटमेंट देखिए ABC, कमल हैज मनी, कमल हैज स्कूटर, कमल हैज फ्रेंड्स। अब आप मुझे ये बताएं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। कमल हैज मनी, कमल हैज स्कूटर, कमल हैज फ्रेंड्स। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, ठीक है। क्या है बच्चों, हम लोग 1 मिनट, यू पीपल आर कमेंटिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज आप लोग कमेंट कर रहे हैं और मैं नहीं देख पा रहा हूँ कई बार कमेंट। नहीं नहीं, मजाक किसी का नहीं हो रहा बच्चों, मैं रेगुलरली क्लास लूंगा, आप लोगों की प्रैक्टिस क्लास यहाँ से अच्छे से होगी। तो मैंने आपसे पूछा था इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब कौन सा इनकरेक्ट है। बढ़िया, आप लोगों के आंसर जो भी हैं सही है। एक बार मैं अपना फोन रिंगर ऑफ कर देता हूँ बच्चों। देखिए मैं आपको बताता हूँ इनमें से कौन सा गलत है। सेंटेंस ए सही है, सेंटेंस सी सही है, सेंटेंस बी इनकरेक्ट है, मतलब ये गलत है। इसके गलत होने की वजह क्या है, अगर आप पहले से नहीं जानते तो आपको जाननी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ इसके गलत होने की वजह क्या है बच्चों। इसके गलत होने की वजह ये है, यहाँ पर जो हमने नाउन्स यूज किया ना, मनी, स्कूटर एंड फ्रेंड्स, इनमें से मनी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। आप में से काफी बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनको किसी क्लास में मैं समझा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में। ये अनकाउंटेबल नाउन है, मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। स्कूटर काउंटेबल नाउन है और फ्रेंड्स भी काउंटेबल नाउन है। अगर ये बातें आप पहले से जानते बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में इनको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, स्कूटर और फ्रेंड काउंटेबल नाउन है। यहां पर होता क्या है कि जो अनकाउंटेबल या प्लूरल नाउन्स होते हैं, जैसे मनी अनकाउंटेबल है, स्कूटर काउंटेबल है और फ्रेंड्स काउंटेबल है। जो नाउन्स काउंटेबल होते हैं उनमें 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ज्यादातर आप बच्चे जानते होंगे कि जो भी नाउन्स काउंटेबल होते हैं उनमें 2 नंबर होते हैं। नंबर सिंगुलर प्लूरल, हिंदी में उन्हें वचन कहते हैं, एक वचन बहुवचन, ठीक है। कोई भी काउंटेबल नाउन अगर हम सिंगुलर नंबर में यूज करते हैं तो हमें उसको डिटरमिन करना पड़ता है, क्योंकि वो एक सिंगल इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। तो उस सिंगल इंडिविजुअल को अगर हम रेफर कर रहे हैं तो हमें उसको डिटरमिन भी करना पड़ेगा। उसके लिए हमें डिटर्मिनर्स यूज करने पड़ते हैं नाउन्स के साथ में, ठीक है। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, फ्रेंड काउंटेबल है, स्कूटर काउंटेबल। तो अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है या कोई नाउन प्लूरल नंबर में लिखा हुआ है, जैसे फ्रेंड्स है, तो हम उनको बिना डिटर्मिनर के यूज कर सकते हैं अगर हम इन जनरल उनकी बात करें। जो अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स होते हैं, अगर उनको जनरल सेंस में रेफर करना हो, किसी स्पेसिफिक की रेफरेंस ना देनी हो, तो हम उनको बिना डिटर्मिनर के यूज कर सकते हैं। तो ये मनी हमने बिना डिटर्मिनर के लिखा, ठीक है। फ्रेंड्स बिना डिटर्मिनर के लिखा, ठीक है। स्कूटर जो काउंटेबल नाउन है, अगर हम उसको बिना डिटर्मिनर के लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, और इसको सही करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा अ स्कूटर। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, कमल हैज अ स्कूटर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कुल मिला के सेंटेंस बी हमारा गलत था, उसको हमने सही कर लिया, कमल हैज अ स्कूटर लिखकर। यहां से आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा, अगर आपको पहले से नहीं पता है, कि कोई भी नाउन जो काउंटेबल है अगर आप उसको सिंगुलर नंबर में यूज कर रहे हैं बिना डिटर्मिनर के, तो वो गलत है। क्योंकि काउंटेबल नाउन्स को जब आप सिंगुलर नंबर में यूज करते हो तो वो किसी एक सर्टेन इंडिविजुअल को रेफर करते हैं, और उस सर्टेन इंडिविजुअल को, उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल को हमें डिटर्मिन करना पड़ता है, बताना पड़ता है, उसके लिए डिटर्मिनर्स यूज करने पड़ते हैं। अगर आपको नहीं पता मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि कमल हैज मनी ये सब गलत है, ठीक है, स्कूटर गलत है, तो मैं आपको आगे की बातें अब समझाता हूं। देखिए अब हमारा पॉइंट, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन ये कि हमें ये ब्लैंक फिल करना है। अब इस ब्लैंक में फिल करने के लिए आपको एक चीज देखिए, हेड जो है, 1 मिनट बच्चे, हेड जो हमने यहां पर यूज किया ये काउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर है।
तो आपको इसके साथ कोई ना कोई डिटर्मिनर तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब या तो ए यूज कर लें या द यूज कर लें, बट प्रॉब्लम क्या है ए और द के साथ में कि ए आर्टिकल जो होता है ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, ये तो सबको पता है, और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। भाई आर्टिकल का बेसिक्स हैं ये तो एटलीस्ट मुझे लगता है हर कोई बच्चा जानता ही है, चाहे उसने कंपटीशन की तैयारी की हो या ना की हो, कर रहा हो या ना कर रहा हो, एवरीवन नोज इट, हर कोई इस बात को जानता है, ठीक है। अब यहां पर हमें समझना ये है कि हम डेफिनेट इंडेफिनेट कह किसको रहे हैं। अगर हमने कहा कि भाई ए आर्टिकल इंडेफिनिट है, द आर्टिकल डेफिनेट है, तो यहां पर डेफिनेट इंडेफिनिट से मतलब हम क्या माने, ये भी तो समझना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि डेफिनेट इंडेफिनिट का मतलब है आइडेंटिटी ऑफ द नाउन, कि जिस नाउन के साथ में हम ए एन आर्टिकल को या द आर्टिकल को लिखेंगे ये उसकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम किसी ऐसे नाउन की बात करें जो कि डेफिनेट है, डेफिनेट का मतलब निश्चित होता है, जो हमारे लिए डेफिनेट है, निश्चित है, पर्टिकुलर है, तो हम उसके साथ में द आर्टिकल लिख देंगे। अगर हम किसी ऐसे नाउन के बारे में बात करें जिसकी आइडेंटिटी हमारे लिए इंडेफिनिट है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है, कोई भी हो सकता है, जनरल है, ठीक है, तो हम उसके साथ में आर्टिकल ए लिख देंगे। तो जब हम ये कहते हैं कि ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, द डेफिनेट आर्टिकल है, तो एक्चुअल में यहाँ पे मतलब होता है उस नाउन की आइडेंटिटी से जिसके साथ में ये आर्टिकल्स लिखे जाएंगे। आर्टिकल्स डिटर्मिनर होते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हम किसी नाउन के साथ में ए एन आर्टिकल लिख रहे हैं तो इसका मतलब उस नाउन की आइडेंटिटी जनरल है। जनरल का मतलब हम किसी स्पेसिफिक वन की बात ना करके जनरल की बात कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। अगर हम किसी नाउन के साथ में द आर्टिकल लिख रहे हैं तो इसका मतलब उस नाउन की आइडेंटिटी डेफिनेट है, वो एक पर्टिकुलर है और उसके बारे में हमारे लिसनर को पता है। अब बात मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए कॉन्सेप्ट आसान है, बट थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप बेसिक्स इसके समझ लो, कि बिना बेसिक्स के समझेंगे तो थोड़ा सा हमें मुश्किल रहेगी, ठीक है। ये क्या हो गया, एक मिनट बच्चों। देखिए मैंने लिखा आई मेट अ मैन देयर। सेकेंड मैंने लिखा आई मेट द मैन देयर। ठीक है, आई मेट अ मैन देयर एंड आई मेट द मैन देयर। अब ये दोनों सेंटेंसेस जो हमने लिखे हैं बच्चों, ये जो दोनों ही सेंटेंसेस हमने लिखे हैं, आई मेट अ मैन देयर एंड आई मेट द मैन देयर, इनको हमें समझना है। अगर हम अ मैन लिख रहे हैं और द मैन लिख रहे हैं तो ये जो आर्टिकल्स है ना, ये उस मैन की आइडेंटिटी शो कर रहे हैं। अगर हम किसी नाउन के साथ में आर्टिकल ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो जो नाउन है उसकी आइडेंटिटी इंडेफिनिट है, और अगर द लिख रहे हैं तो इसकी मतलब आइडेंटिटी डेफिनिट है। जनरली जब होता है हम किसी नाउन के साथ में ए एन आर्टिकल लिखते हैं तो वो जनरल होता है, इंडेफिनिट आइडेंटिटी का होता है, और वो कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने किसी से कहा आई मेट अ मैन देयर, कि मैं वहां एक आदमी से मिला, तो वो आदमी कोई भी हो सकता है, हमारे स्पीकर को उसके बारे में पता नहीं है, तो इसीलिए हमने उसके साथ में आर्टिकल ए लिख दिया। लेकिन सपोज कीजिए अगर हमारा स्पीकर, जो हमारा जो लिसनर है, वो किसी मैन के बारे में बात कर रहा है और मैं उससे कहना चाहता हूँ कि जिस मैन के बारे में तुम बात कर रहे हो मैं उस आदमी से वहां मिल चुका हूँ, ठीक है, तो मैं उसके साथ में द लिख दूंगा, आई मेट द मैन देयर, ठीक है। तो जब हम द आर्टिकल लिख देते हैं किसी नाउन के साथ में, जब हम किसी नाउन के साथ में द आर्टिकल लिख देते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन होता है जो आंसर हो जाता है। वो क्वेश्चन होता है विच वन, विच वन, कौन सा। तो अगर हम द आर्टिकल लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये विच वन जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर हमारे लिसनर के पास है। इसका मतलब हमारा लिसनर जो है वो जानता है उस मैन को कि मैं किस मैन की बात कर रहा हूं। तो अगर हमारा लिसनर उस नाउन को जानता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ में द आर्टिकल यूज कर लेते हैं। द आर्टिकल ये शो करता है कि वो नाउन हमारे लिसनर को डेफिनेट है जिसके बारे में हमें बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम ए एन आर्टिकल लिखते हैं तो वो मैन कोई भी हो सकता है, वो उसकी आइडेंटिटी डेफिनेट नहीं होती, वो हमारे लिसनर को नहीं पता होता है। ये तो क्लियर है कि एक मैन से मिले, लेकिन वो मैन कौन है वो उसे पता नहीं होता, ठीक है। जब आपको ये बात समझ में आ जाए कि ए और द का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं बच्चों। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, ठीक है, कि ये जो ब्लैंक है हमें फिल करना है। ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा जो था वो ये था कि हमने लिखा द मैन टर्न्ड डैश हेड टुवर्ड्स मी, और हमें ये ब्लैंक फिल करना है और इसमें हम आर्टिकल यूज करना चाहते हैं। एन आर्टिकल तो नहीं यूज होगा हेड के साथ में क्योंकि वो वाउल साउंड नहीं है। ए या द में से कौन सा यूज करें ये हमें डिसाइड करना था। तो आंसर ये है कि हम इनमें से एक भी नहीं यूज कर सकते। आंसर ये है बच्चों कि हम इनमें से एक भी नहीं यूज कर सकते, ए भी नहीं यूज कर सकते और द भी नहीं यूज कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं यूज कर सकते मैं देखिए आपको बताता हूं, ठीक है। हमने लिखा द मैन टर्न डैश हेड टुवर्ड्स मी, अगर हम ए लिख देंगे द मैन टर्न हेड टुवर्ड्स मी, तो इसका मतलब वो जो हेड है वो हमारे लिए डेफिनेट नहीं है, मतलब हमें नहीं पता विच हेड। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? ऐसा पॉसिबल तब हो सकता है जब कोई पर्सन हो लाइक रावण,
जैसे रावण के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। मतलब रावण के 10 सर थे या नहीं थे वो एक अलग बात है, लेकिन मतलब जिस तरीके से हम कहानियों को सुनते हैं, रामायण को हमने पढ़ा है, समझा है, तो उसके हिसाब से हमें यही पता है कि शायद रावण के 10 सर थे, तभी रावण को दशानन कहा जाता था, ठीक है। एक चीज, तो हमें अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जिसके रावण के जैसे 10 सर हैं, ठीक है, और उसने किसी एक सर को अपना हमारी तरफ घुमा दिया, कोई भी हो सकता है उन 10 में से, तो हम ये कह सकते हैं द मैन टर्न्ड अ हेड टुवर्ड्स मी, कि उस आदमी ने एक सर, कोई भी, ठीक है, वन ऑफ मैनी, बहुतों में से कोई भी एक सर हमारी तरफ घुमा दिया, तो हम ये कह सकते हैं द मैन टर्न्ड अ हेड टुवर्ड्स मी। लेकिन हमें पता है ऐसा होता नहीं है, वो रामायण की कहानी है, और कितनी सच है कितनी झूठ है वो अभी हमें नहीं पता, या 10 सर का मतलब वास्तव में 10 सर है या उसका मतलब कुछ और है, ठीक है। तो इतना तो हमें पता है कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। पीपल हैव वन हेड ईच, हर एक आदमी का एक ही हेड होता है, ठीक है। तो अगर हेड एक ही होता है तो उसकी आइडेंटिटी इंडेफिनिट हो नहीं सकती। जब मैन हमें पता है कि कौन है तो हेड भी उसी का होगा। तो ये आर्टिकल, ये तो आपका गलत हो गया। अच्छा, द पे आ जाते हैं। अगर हम लिख दें द मैन टर्न डैश हेड, द हेड लिख दें, तो अगर हम द हेड लिख देंगे, तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम किसी नाउन के साथ में द आर्टिकल लिखते हैं तो वो नाउन डेफिनेट आइडेंटिटी का होता है, और वहां पर एक क्वेश्चन होता है जो आंसर हो जाता है, वो क्वेश्चन ही होता है विच वन। अगर हम ये लिख देंगे द मैन टर्न्ड द हेड टुवर्ड्स मी, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया कि विच वन, कौन सा हेड उसने हमारी तरफ घुमाया, वो हमारे इस लिसनर को पता है, इसीलिए हमने द लिख दिया। लेकिन अब एक सोचने वाली बात है कि हमें विच वन पूछने की नौबत क्यों आएगी, जब हमें पता है कि किसी भी पर्सन का हेड एक ही होता है, मल्टीपल हेड्स होते ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मल्टीपल हेड्स होते ही नहीं है तो फिर हम वहां पर द हेड क्यों लिखेंगे? भाई कोई नाउन अगर इंडेफिनिट है तो हम उसको डिफाइन करने के लिए द लिखेंगे, लेकिन जब हमें पता है कि वो नाउन इंडेफिनिट होता ही नहीं है, जब वो नाउन इंडेफिनिट होता ही नहीं है तो हम उसको डिफाइन करने के लिए द क्यों लिखेंगे? बात समझ में आ रही है? तो अगर आप द लिख दोगे तो भी गलत हो जाएगा। तो अगर आप द लिख रहे हो तो भी गलत है, ए लिख रहे हो तो भी गलत है। ए लिखने से इसलिए गलत है क्योंकि उससे हमें ये लगेगा कि वो जो हेड है वो इंडेफिनिट है, हमें नहीं पता कौन सा एक हेड उसने हमारी तरफ घुमाया, जो कि हमें पता प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर हम द हेड लिखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने हेड को डिफाइन कर दिया कि विच हेड, कौन सा हेड उसने हमारी तरफ घुमाया, जो कि वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हेड एक ही होता है, तो हमें विच हेड बताने की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो कुल मिला के बात यह कि आप इसमें आर्टिकल नहीं यूज कर पाओगे। अब अगर हम आर्टिकल नहीं यूज कर पाएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे? डिटर्मिनर तो लिखना पड़ेगा क्योंकि हेड सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आप बिना डिटर्मिनर के लिख नहीं सकते। तो आप इसमें पजेसिव केस का डिटर्मिनर लिखो हिज। तो आप लिखो इसमें हिज। खैर, कॉन्सेप्ट छोटा था, आपको समझाने में, सारे उस कॉन्सेप्ट के बेसिक्स बताने में कि कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, किस लिए इतना, मतलब हमें ये, मतलब हिज क्यों आया, ए द क्यों गलत हो गए, क्या वजह रही, या अगर हम डिटर्मिनर ना लिखें तो क्यों गलत हो जाएगा, ये सारी बातें आपको समझाने में मुझे इतना टाइम लग गया। ठीक है, अब हम काम की बात पे आते हैं, जो हमारा कंक्लूजन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। हमारा कंक्लूजन ये है बच्चों कि जब भी आप किसी बॉडी पार्ट को यूज करते हो सेंटेंस में, ठीक है, तो उसके साथ में आर्टिकल्स का यूज ना करके, जो पजेसिव केस के डिटर्मिनर्स होते हैं, माई है, आवर है, योर है, हिज है, इट्स है, देयर है, इनका यूज कर। ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, अब तुम लोग आंसर बताओगे। और मुझे लगता है कि शायद कुछ बच्चे इधर उधर की बातों में हैं इंटरेस्टेड, लेकिन बच्चों पढ़ाई कर लोगे तो ये रात का टाइम है, 10 बजे मैं अगर पढ़ा रहा हूँ और तुम अगर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब सदुपयोग होना चाहिए समय का और अपने प्रयासों का। ये हमारे एफर्ट्स और हमारा टाइम बर्बाद गपशप में मत ले जाओ, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। द मैन हिट, एक मिनट, एक हिट मत लिखना बच्चों, द मैन गॉट हिट ऑन डैश नोज। तीसरा, ये एक्चुअली एक नया सॉफ्टवेयर है स्मार्ट बोर्ड का, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा कमल रेज्ड डैश हैंड टू सपोर्ट द बिल। चलिए बताइए, ये बताइए, ये दो क्वेश्चंस हैं। द मैन गॉट हिट ऑन डैश नोज,
ब्लैंक फिल करना है। कमल रेज्ड डैश हैंड टू सपोर्ट द बिल, ये भी ब्लैंक फिल करना है। अब इन ब्लैंक्स को आप फिल कीजिए, इनमें कौन सा आर्टिकल यूज करोगे, कौन सा डिटर्मिनर यूज करोगे, ये खुद डिसाइड कीजिए। मैं बता देता हूं, हैंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, नोज सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, दोनों ही बॉडी पार्ट्स हैं। चलिए ब्लैंक फिल कीजिए, मैं आपके कमेंट्स देखता हूं। बेटा इधर उधर की बातें मत करो, कुछ नहीं रखा है, ठीक है। और ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के ब्लैंक फिल कीजिए। द मैन गॉट हिट ऑन डैश नोज, कमल रेज डैश हैंड टू सपोर्ट द बिल। बेटा देयर तो नहीं आ पाएगा, मैन सिंगुलर नाउन है, अगर लिखना भी चाहोगे तो हिज आएगा। अगर लिखना चाहोगे ना बच्चे तो हिज आएगा, देयर नहीं आ पाएगा, मैन सिंगुलर नाउन है, ठीक है। देयर जो होता है वो प्लूरल नाउन्स के लिए होने वाला डिटर्मिनर है। अरे शेयर वेयर कर लेना बाद में, लेकिन पहले पढ़ाई कर लो बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें देखो आपको एक यहां से नया पॉइंट सीखने को मिलेगा। जब आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे होते हो और स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट की, ठीक है, वहां पे चीजों को रटना नहीं चाहिए, हमेशा समझना चाहिए। आपको ये दिमाग लगाना चाहिए था कि अगर मैंने एक क्वेश्चन समझाने के लिए आपको अगर मैंने एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए 20 मिनट्स दिए, ठीक है, तो मैं आपसे ये चाहता रहूंगा कि आप उन सारी बातों को ध्यान से सुने समझें, लेकिन नहीं, बच्चा क्या करता है, याद कर लेता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। ये जो हैंड है, मैं पहले आंसर बता देता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा। ये जो हमने हैंड लिखा है, इसके साथ तो आपका आंसर ही सही है, ठीक है, लेकिन जो आप नोज के साथ लिख रहे हो, ठीक है, यहां पर आप चाहो तो द लिखो, मतलब द ही लिखो, हिज मत लिखो, ठीक है। द मैन गॉट हिट ऑन द नोज एंड कमल रेज्ड हिज हैंड टू सपोर्ट द बिल, ये हमारे आंसर्स हैं। अभी आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इसके लिए मुझे एक और मतलब एफर्ट करना पड़ेगा। आ जाइए, तुम लोग पढ़ने वाले हो, मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्या प्रॉब्लम है। देखिए मैं फिर से कुछ वही क्वेश्चंस लिख देता हूं। द मैन टर्न्ड डैश हेड टुवर्ड्स मी, एक। दूसरा मैंने लिखा कमल रेज्ड डैश हैंड टू सपोर्ट अस। थर्ड, मोहन हिट सोहन ऑन डैश नोज। कुल मिला के वो जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, वो यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा। वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर कंक्लूड हो जाएगा, आप यहाँ से समझ जाएंगे उस बात को, ठीक है। देखिए एक मिनट, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द मैन टर्न्ड हेड टुवर्ड्स मी, हमने कहा कि इसमें हम आर्टिकल इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि अगर हम आर्टिकल यूज करेंगे तो हमें पता है आर्टिकल्स होते हैं वो दो होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल अगर हम लिख देंगे, बच्चे सुनो अभी आप समझ जाओगे, मेरी बात को ध्यान से समझ जाओगे, ठीक है। सर मेरा कमेंट दिख रहा है या नहीं? बेटा अभी बस मैंने देखा है, असल में ये कमेंट काफी ज्यादा बच्चे तेज कर देते हैं तो कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। बाकी अभी दिख रहा है मुझे। चलिए आपकी क्लास रेगुलर रहेंगी, हाँ कोशिश तो यही है रेगुलर रहेंगी, ठीक है। बट इस पे भी है कि तुम लोग कितना इन्वॉल्व होते हो, पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, पढ़ाई करने वाले कितने बच्चे हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ अपने बारे में, मैं ऑफलाइन का टीचर हूँ, मुझे ऑफलाइन पढ़ाना अच्छा लगता है क्योंकि, लेकिन अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा बच्चे ऑनलाइन को लेकर भी सीरियस हो गए हैं, ऑनलाइन भी बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, सीरियस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से सीखोगे और अच्छे से मतलब इसमें पार्टिसिपेट करोगे लर्निंग प्रोसेस में, तो क्लासेस रेगुलर ही रहेंगी बच्चों, ठीक है। हाँ आ जाओ। तो देखिए यहाँ पर है क्या, हमने कहा कि हेड के साथ में हम एन आर्टिकल या द आर्टिकल इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि जो हेड है वो एक पर्सन का एक ही होता है, हमें सबको पता है कि एक आदमी का सर एक ही होगा।
तो अगर हम ए आर्टिकल लिख देंगे तो वो इंडेफिनिट हो जाएगा, इसका मतलब वो हेड इंडेफिनिट, हमें नहीं पता उस आदमी ने कौन सा हेड घुमा दिया। द लिख देंगे तो इसका मतलब हमने उसको डिफाइन कर दिया कौन सा हेड, जब इंडेफिनिट होता ही नहीं है तो आप डिफाइन करोगे कैसे, तो इसीलिए हम वहां पे आर्टिकल ना यूज करके वहां पे पजेसिव केस का डिटरमिनर लिख देते हैं हिज, मतलब पजेसिव केस यूज कर लेते हैं, वहां पे आर्टिकल्स नहीं यूज करते बॉडी पार्ट्स के साथ में, आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी जैसे अगर आपको कभी बुक्स वगैरह में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पे सीधा सा लिखा होगा कि बॉडी पार्ट के नाम के साथ में हिज यूज करें, द ना यूज करें, बट मैं एक्चुअली आपको समझा रहा हूँ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, कमल रेज डैज हैंड टू सपोर्ट अस, अगर हम यहाँ पे आर्टिकल ए लिख दें, कमल रेज अ हैंड टू सपोर्ट अस, तो इसका मतलब जो हैंड है उसकी आइडेंटिटी इंडेफिनिट हो गई कि उसने कोई एक हाथ उठा के हमें सपोर्ट कर दिया। हालांकि देखिए अगर हम किसी एक पर्सन के बारे में बात करें तो उसके हैंड दो होते हैं, हेड एक होता है, ठीक है। तो ऐसा तो एक बच्चे कह रहा है हैंडसम लग रहा हूँ, एक्चुअली हैंडसम नहीं लग रहा हूँ, ये स्टूडियो थोड़ा सा नया है और यहाँ पे लाइटिंग मुझे लगता है थोड़ी सी बेटर है मेरा जो अपना स्टूडियो उसके मुकाबले, तो ऐसा लग रहा होगा, बाकी मैं कोई सैलून वगैरह नहीं होकर आया हूँ, ठीक है। तो कहानी क्या है कि अगर हम लिख देंगे कमल रेज हैंड टू सपोर्ट अस, तो इसका मतलब हैंड इंडेफिनिट हो गया, कौन सा हैंड उसने उठा दिया, ठीक है। ऐसा यहाँ पर हो सकता है क्योंकि एक आदमी के हैंड दो होते हैं, ठीक है। बट अब उसमें भी दिक्कत है, उसमें क्या दिक्कत है कि एन आर्टिकल जो होते हैं इनकी वीकर फॉर्म का मतलब होता है एनी, एनी या वन की वीकर फॉर्म होते हैं ये, ठीक है। एनी का यूज हम कब करते हैं, दो से ज्यादा के लिए। आप में से जो बच्चे हैं वो जानते होंगे इस बात को कि अगर हमें दो के बारे में बात करनी है, दो नाउन्स के बारे में, तो उनमें से अगर हमें किसी भी एक को रेफर करना है तो हम आइदर का यूज करेंगे, दो में से किसी को भी नहीं रेफर करना है तो हम नाइदर का यूज करेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सारे काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे बच्चे जानते होंगे कि अगर हम एनी यूज कर रहे हैं तो एनी हमेशा दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ठीक है, और उसने किसी से कहा, मान लीजिए अपने पीएन से कहा कि बाहर लोग जो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक को बुला लो, मतलब किसी को भी बुला लो, एक को बुला लो। अगर वो लोग जो इंटरव्यू देने आए हैं वो दो ही हैं, दो ही हैं, ठीक है, तो हम उसको अपने पीएन को इस तरीके से इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कॉल इन ईदर पर्सन, कॉल इन आइदर पर्सन, किसी भी एक को बुला लो, इधर का मतलब दो में से कोई भी, ठीक है। लेकिन अगर वो लोग दो से ज्यादा हैं जो इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं तो हम अपने पीएन को इस तरीके से इंस्ट्रक्ट करेंगे कॉल इन एनीबडी, मतलब कॉल इन एनी पर्सन, किसी को भी बुला लो। सर मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, हम ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं? ऑफलाइन अगर तुम क्लास ले सकते हो नहीं ले सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है बच्चे, बट बस ये मैं कह सकता हूं कि ऑफलाइन में इंग्लिश की तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। ऑफलाइन में तुम पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे, अफोर्ड कर पाओगे नहीं, वो आपको देखना है, रिसोर्सेज आपको मैनेज करने हैं। बट हाँ अगर आप ऑफलाइन बैच में हो जो हम 15 तारीख से बना रहे हैं, ठीक है, तो आपकी इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी है। 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, आप इंग्लिश सीख के जाओगे, ठीक है। ये खैर, तो हम ये कह रहे थे कि जो एन आर्टिकल होते हैं ये वन या एनी की वीकर फॉर्म होते हैं। तो एन आर्टिकल का यूज हम तब करते हैं जब हमें बहुतों में से किसी एक को रेफर करना हो। बहुत का मतलब होता है एटलीस्ट दो से ज्यादा हो, मतलब दो ना हो, क्योंकि अगर हम दो में से किसी एक को रेफर करेंगे तो फिर हमें आइदर ना इधर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं हैंड दो होते हैं, ठीक है, दो में से कुछ उसने मान लीजिए कोई भी एक हैंड उठा के हमें सपोर्ट किया, तो हम आर्टिकल ए नहीं लिख सकते, क्योंकि आर्टिकल ए जो होता है वो एनी की जगह यूज होता है, और एनी का यूज तब करना पड़ता है जब ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वो दो से ज्यादा हो। लेकिन हमें पता है हैंड जैसे सर एक होता है, हैंड दो ही होते हैं, दो से ज्यादा तो हैंड हो नहीं सकते, तो हम वहां पे आर्टिकल ए नहीं लिख सकते। या तो हम लिखें आइदर, ठीक है, कमल रेज आइदर हैंड टू सपोर्ट अस, या फिर हम वहां पर भी वही पजेसिव केस का डिटरमिनर लिख दें हिज, तो इसमें भी हमने लिख दिया हिज। अब आते हैं एग्जाम्पल थर्ड में। एग्जाम्पल थर्ड जो है हमारा बच्चे, क्या एक बार इसका आंसर बताओगे? एक बार ये जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है इसका आंसर बताओगे? मोहन हिट सोहन ऑन डैश नोज। बच्चे मैं तुम लोगों का कमेंट अब देख रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन 3 जो है इसका आंसर बताएं। मोहन हिट सोहन ऑन डैश नोज। ऑनलाइन कोर्स लेना बच्चे, अभी हमारा ऑनलाइन कोई कोर्स नहीं है, अभी तो हम ऑफलाइन ही मुखर्जी नगर में स्टार्ट कर रहे हैं बैच, ठीक है। आप या तो फिर थोड़ा वेट करें। ये लाइव क्लास कहाँ से है?
मतलब कहाँ से, मतलब बच्चे आप क्या जानना चाहते हो। ये लाइव क्लास वैसे मैं आपको बताऊं दिल्ली से हो रही है, एक स्टूडियो से हो रही है। और इसके अलावा मतलब इफ़ यू वांट सम अदर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, इससे ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर आपको मतलब थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आप क्या जानना चाह रहे हो। हिज द बढ़िया। एटलीस्ट एक चीज मुझे क्लियर हुई कि तुम लोग मतलब तुम में से इधर उधर की बातें करने वाले, हमें लगता है शेरो शायरी करने वाले कुछ बच्चे कम हैं, मतलब ज्यादा नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा हैं, ये बहुत अच्छी बात लगी। हम्म, चलिए आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मुझे लगता है आप ईयर में एक्सपीरियंस पूछना चाहते हो। वैसे तो एक्सपीरियंस आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जितने ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं उससे ज़्यादा टीचर्स हैं पढ़ाते हैं, मतलब ठीक है। और मुझे लगता है इतना काफ़ी है। अदरवाइज अगर आप ईयर्स में एक्सपीरियंस पूछना चाहते हो बच्चे, देन आई थिंक आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007। 2007 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कंपटीशन के लिए हालांकि 2012 या 13 11 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बट बातें छोड़ो उनसे, तुम इधर उधर की बातें करते हो, ठीक है। हिंदी में होगी या इंग्लिश में। हैंडसम है सर हमारे। थैंक यू। अगर मतलब ऐसा आपको लगा कि मैं हैंडसम हूँ तो उसके लिए बड़ा धन्यवाद, ठीक है। बाकी लोग तो ऐसा नहीं कहते हैं कई बार। आंसर बता दो, इधर उधर की बातें मत करो, कोई नहीं रखा इन बातों में, ये टाइम खराब मत करो अपना। वो 2017 लिख रहा है बेटा, 2017 नहीं 2007। चलिए, तुम लोगों को मतलब जो आंसर आंसर करने थे मुझे लगता है आप कर चुके हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये फोकस इधर लाओ, ठीक है। बाकी बातें बंद करो। मोहन हिट सोहन ऑन डैश नोज। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझना, हमने लिखा मोहन ने सोहन को हिट किया, ठीक है। किस बॉडी पार्ट पे हिट किया, वो नोज है। तो कम से कम अब हम नोज को डिफाइन कर सकते हैं। यहां तो चलो हम नहीं कर सकते थे, द मैन टर्न्ड हिज हेड टुवर्ड्स मी। अगर हम वहां पर हिज ना लिख के आर्टिकल ये लिख दें या द लिख दें तो उससे ये नहीं पता चलता कि वो हेड किसका है, भाई किसका सर उसने हमारी तरफ घुमा दिया, ठीक है। तो वहां तो चलो हम हिज ही लिख देते हैं, लेकिन यहां देखिए मोहन हिट सोहन ऑन डैश नोज। अब मोहन ने सोहन को हिट किया, तो ऐसे केस में तो नोज डेफिनेट हो गई कि भाई अगर मोहन ने सोहन को हिट किया तो जो नोज हिट हुई है वो नोज मोहन सोहन की ही रही होगी, क्योंकि सोहन ही हिट हुआ है। तो हम यहाँ पे द लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मोहन हिट सोहन ऑन दी नोज। मैं अपने इस कॉन्सेप्ट को जो आपको समझा रहा हूँ आज, जिसकी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को बस कंक्लूड करने वाला हूँ, ठीक है। 2 मिनट हम लोगों को आप और लगेगी। सर आप कहाँ से हो। तुम लोग बहुत इंटरेस्टेड हो बैकग्राउंड जानने में, किसी को ये जानना है कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, कोई पूछ रहा है मैं कहाँ से हूँ। चलो बता देता हूँ अगर तुम लोग जानते हो। मैं दीपक सर भी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और मेरा डिस्ट्रिक्ट हरदोई है, मैं हरदोई डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यूपी में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, लखनऊ के साथ में बॉर्डरिंग है, ठीक है। खुश। चलो पता चल गया मैं कहाँ से हूँ, जान गया, ठीक है। अब ध्यान दो पढ़ाई पर। तो ये जो ब्लैंक है ना, इसमें आप द लिखिए। अब हमने द क्यों लिखा, मैं आपको इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई यहाँ पर बॉडी पार्ट लिखा हुआ है हेड, यहाँ पर बॉडी पार्ट लिखा हुआ है हैंड, यहाँ पे बॉडी पार्ट लिखा हुआ है नोज। तो अगर हम हेड और हैंड के साथ में हिज लिख रहे हैं तो फिर हमने नोज के साथ में द क्यों लिखा, नोज के साथ में हमने पजेसिव केस का डिटर्मिनर क्यों नहीं यूज किया। तो मैं समझाता हूँ होता है क्या, उसकी वजह क्या है। अगर हम उस पर्सन को पहले मेंशन कर चुके हो जिसका वो बॉडी पार्ट है, तो आप ये मान के चलेंगे वो बॉडी पार्ट उसी पर्सन से रिलेटेड है, तो उसकी आइडेंटिटी डेफिनेट हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा द मैन टर्न्ड हिज हेड, और अगर हम हिज ना लिखें केवल ब्लैंक छोड़ दें द मैन टर्न्ड हेड, कि मैन ने हेड टर्न किया, और अगर हम एन आर्टिकल लिख दें या द आर्टिकल लिख दें, तो उससे ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि वो जो हेड टर्न किया गया वो इसी मैन का है। उससे हमें कुछ ऐसा लगेगा कि उसने किसी और का हेड हमारी तरफ टर्न कर दिया। अगर तुम इस बात को मतलब समझ पाओ जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझना कि जैसे सपोज मूवीज वगैरह बनती हैं, ये तो आप जानते हो ना, मूवीज वगैरह जैसे बनती हैं, तो उसमें जैसे आप देखते हैं किसी ने किसी को मार दिया, चाकू मार दिया, हाथ काट दिया, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि वो नकली होते हैं बॉडी पार्ट्स, वो असली नहीं होते, वो नकली बॉडी पार्ट्स होते हैं, प्रोस्थेटिक्स कहते हैं उन्हें, ठीक है। वो होते हैं, वो काट दिया हाथ या सर काट दिया, तो वो एक्चुअल में असली सर या असली हाथ नहीं होते। तो आप भी जानते हो मूवी में असली कोई नहीं काट देगा, वो नकली होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई डायरेक्टर है और वो कोई मूवी बना रहा है और उसको इस तरीके का सीन उसमें शूट करना है कि किसी पर्सन का हाथ काट देना है या सर काट देना है, ठीक है। और वो किसी ऐसे शॉप में गया जो उस तरीके के प्रोस्थेटिक्स, मतलब जो प्रोस्थेटिक्स होते हैं उन्हें सेल करता है, नकली मतलब बॉडी पार्ट्स को सेल करता है। तो
हमने उससे जाके कहा कि भाई हमें एक मूवी बनानी है और उसमें इस तरीके का सीन रखना है कि आदमी का सर कटा हुआ दिखाना है जो अलग पड़ा हुआ है, तो हमें एक सर दिखा दो जो हम उसमें सीन में यूज कर लें। और उस पर्सन के काउंटर में, उसकी शॉप में काउंटर पर बहुत से हेड रखे हुए हैं, ठीक है, मल्टीपल हेड्स हैं, उसमें से उसने कोई एक हेड हमारी तरफ घुमा दिया, तो आप ये यूज कर पाओगे, द मैन टर्न्ड अ हेड टुवर्ड्स मी, कि उस आदमी ने एक हेड हमारी तरफ घुमा दिया, लेकिन इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो हेड उसका नहीं था, वो किसी कोई दूसरा हेड था, ठीक है। या मान लीजिए किसी पर्सन ने वहां पे द लिख दिया हमने कहा कि भाई ये 5 हेड रखे, इनमें से 5 में से ये वाला घुमा के दिखाओ, तो हमने जो कहा था उसने वही घुमा के हमें दिखा दिया, तो हम कह देंगे द मैन टर्न्ड द हेड टुवर्ड्स मी। तो अगर हम द लिख रहे हैं तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर हेड है, लेकिन वो हेड उस मैन का नहीं है। अगर ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब कोई कोई भी हेड हो सकता है, लेकिन वो उस मैन का नहीं है। लेकिन हमें पता है कि अगर ये उस मैन ने अपना ही हेड हमारी तरफ घुमाया, क्योंकि ये सिचुएशन तो हमने इमेजिन कर ली ना, मूवी वाली और प्रोस्थेटिक्स वाली और डायरेक्टर वाली, ठीक है, अगर वैसा हो तो ठीक है आप ये द यूज कर लो, लेकिन हमें पता है कि ये हमने हाईली इमेजिनेबल सिचुएशन है, ठीक है। आम हमारी जो जिंदगी होती है उसमें ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है, तो वहां पर हमें पता है कि वो जो हेड है वो इसी मैन का रहा होगा, तो इसलिए हमने हिज लिख दिया, ठीक है। अगर हम हिज नहीं लिखेंगे, ए द लिख देंगे, तो उससे ये रेफरेंस जाएगा कि वो हेड किसी और का है, इस मैन का नहीं है, और उसने किसी और का हेड हमारी तरफ घुमा दिया। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हम सोहन को पहले मेंशन कर चुके हैं, तो हमें ये कंफर्म है कि जो सोहन को हिट किया गया, तो ऑब्वियस ही बात है ये नोज जिस पे चोट लगी है वो भी सोहन की होगी, किसी और की नहीं होगी। तो अब हमें हिज लिखने की जरूरत नहीं है, अब हमें पजेसिव केस लिखने की जरूरत नहीं, अब हम यहाँ पे द आर्टिकल यूज करेंगे। तो कुल मिला के मैं अपना कॉन्सेप्ट अब जो है वो कंक्लूड करता हूं। कंक्लूजन बच्चों ये है इस कॉन्सेप्ट का जो अभी हमने डिस्कस किया है, कि अगर हम कभी किसी बॉडी पार्ट को यूज करेंगे सेंटेंस में तो उसके साथ में आर्टिकल्स का यूज ना करके पजेसिव केस का, डिटर्मिनर्स का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर हम उस नाउन को जिसका बॉडी पार्ट है पहले मेंशन कर चुके हो, जैसे यहां पे कर चुके हैं सोन ऑन द नोज, ठीक है, तो उस केस में फिर हम द आर्टिकल यूज करेंगे, पजेसिव केस नहीं यूज करेंगे, ठीक है। चलिए फिर से मैं यहां पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं और वापस आ गए शायद हम, और इन क्वेश्चंस के ब्लैंक्स आप फिल करेंगे और मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट जो था, जो मैंने अभी समझाया, वो समझ में आ गया। देखिए राम हैड अ बुक इन डैश हैंड, राम got hurt in dash hand, ठीक है। ये ब्लैंक्स एक बार बच्चों फिल कर दो। राम हैड अ बुक इन डैश हैंड, राम गॉट हर्ट इन डैश हैंड। मैं 2 और लिख देता हूं। मोहन लुक्ड इनटू, 1 मिनट, इनटू नहीं ये मत लिखना आप, इरेजर। मोहन पैटेड सोहन ऑन डैश शोल्डर, ठीक है, 1 मिनट, शोल्डर, ठीक है। 4th, मोहन फेल्ट सीवियर पेन डैश शोल्डर। 1 मिनट, यहाँ पे आप एक प्रेपोजिशन लिख लें, इन प्रेपोजिशन मिस हो गई है तो मैं लिख देता हूं। चलिए ये देखिए मैंने 4 क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं। राम हैड अ बुक इन डैश हैंड, राम गॉट हर्ट इन डैश हैंड, मोहन पैटेड सोहन ऑन डैश शोल्डर, एंड मोहन फेल्ट सीवियर पेन इन डैश शोल्डर। बच्चों आंसर बता दो जल्दी से।
पीडीएफ मिलेगा? हाँ, मुझे लगता है कि आपको ये पीडीएफ मिलेगा बच्चे, क्योंकि जिस तरीके से हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं ना, तो आपको ये पीडीएफ मिलेगा। राम हैड अ बुक इन डैश हैंड, राम गॉट हर्ट इन डैश हैंड, सोहन मोहन पैटेड सोहन ऑन डैश शोल्डर एंड मोहन फेल्ट सीवियर पेन डैश शोल्डर। चलिए बताइए आंसर इसके। गुड, वेरी गुड। चलिए मैं बता देता हूं इसके आंसर्स, देखिए क्या है, और फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राम हैड अ बुक इन डैश हैंड हमने लिखा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे ए या द लिख देंगे तो उससे हमें ये नहीं पता चल पाएगा हैंड किसका है, लेकिन हमें पता है कॉन्टेक्स्ट से कि वो हैंड राम का ही रहा होगा। अगर हम ए या द लिख देंगे तो उसका रेफरेंस अदर हो जाएगा, अदर देन राम हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिज, इन हिज हैंड। राम हैड अ बुक इन हिज हैंड। नेक्स्ट में आ जाते हैं, राम गॉट हर्ट इन डैश हैंड। अब यहाँ पे लिखा राम गॉट हर्ट, कि राम हर्ट हुआ। अब ऑब्वियस बात है, राम हर्ट हुआ तो वो किस बॉडी पार्ट में हिट हुआ, वो हमने यहाँ पे लिखा हैंड। तो ऑब्वियस अब हमें ये क्लियर है कि जो हैंड है ये राम का ही होगा। यहां पर ये क्लियर नहीं होता, अगर हम हिज नहीं लिखते तो इसका मतलब ये भी हो सकता था कि वो हैंड किसी और का है, ठीक है, जो कि हमें पता है इलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट होता है। लेकिन गॉट हर्ट से हमें पता चल गया कि अगर राम गॉट हर्ट हुआ है, राम हर्ट हुआ है, तो हैंड भी राम का ही रहा होगा, तो द आर्टिकल। फिर हमने लिखा मोहन पैटेड शोल्डर, मोहन पैटेड सोहन, कि उसने उसको पैट किया सोहन को। तो अगर सोहन को पैट किया तो किस बॉडी पार्ट पे किया, शोल्डर पे, तो ऑब्वियस बात है शोल्डर भी फिर सोहन का ही रहा होगा। तो अब हमें यहाँ पे हिज लिखने की जरूरत नहीं है, ये डिफॉल्ट मतलब कॉन्टेक्स्ट से ही क्लियर हो गया कि वो सोहन का ही शोल्डर होगा, तो दा गया। फिर हमने लिखा मोहन फेल्ट सीवियर पेन, कि मोहन ने सीवियर पेन फील किया। अब अगर उसने पेन फील किया तो ये लगभग इसी तरीके का कॉन्टेक्स्ट हो गया, सेकंड टाइप का ही, ठीक है। जैसे यहाँ पे गॉट हर्ट लिखा था, यहाँ पे फेल्ट सीवियर पेन लिख दिया। तो हमें पता है कि अगर मोहन को पेन हुआ है, ठीक है, तो वो ऑब्वियस बात है शोल्डर भी उसी का रहा होगा, द। तो बॉडी पार्ट्स के साथ में ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जहां पर हमें ना पता चल पाए कि बॉडी पार्ट किसका है या कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट हो, वहां पर तो आप हमेशा लिखिए पजेसिव केस के डिटरमिनर्स आर्टिकल्स का यूज मत करें। लेकिन अगर ये कॉन्टेक्स्ट से क्लियर हो जाए कि बॉडी पार्ट किसका है, ये डिफाइन हो जाए, तो आप द लिखिए। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा राम गॉट हर्ट, राम हर्ट हुआ, तो ये डेफिनेट है कि वो हैंड भी राम का ही रहा होगा, तो हमने द लिख दिया, ठीक है। तो ये कुल मिला के बॉडी पार्ट के साथ में आर्टिकल किस तरीके से यूज होते हैं, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। चलिए थोड़ा सा टाइम में मैं एक क्वेश्चन आपके साथ और डिस्कस कर लेता हूं। When he knew the secret, he got angry। ये आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप लोग इसका सही आंसर बता पाएंगे बच्चों। When he knew the secret, he got angry। जब उसको सीक्रेट पता चला तो वो नाराज हो गया, गुस्सा हो गया भाई। चलिए बच्चों, मेरा एक गलत हुआ, 3 सही। बहुत अच्छा बच्चे, धीरे धीरे एक जो गलत हुआ वो भी सही हो जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। When he knew the secret, he got angry। When he knew the secret, he got angry। कमेंट दी आंसर बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। बच्चों ये बताना है कि इस सेंटेंस में क्या, अच्छा तुम लोग ये जानना चाहते हो इसमें क्या करना है। देखिए मैं आपको बताता हूं इसमें आपको क्या करना है। ये हो गया पार्ट ए, ये पार्ट बी, ये पार्ट सी। पार्ट डी नो एरर होता है, लेकिन इसमें चूंकि एरर है तो मैं इसलिए उसको लिख नहीं रहा, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज गॉट द एरर, इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। When he knew the secret, he got angry। When he knew the secret, he got angry। बेटा हमें यह बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है, और वो जो मिस्टेक है वो क्या है, हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं।
when he knew the secret he got angry. Good. चलिए मैं आपको बताता हूं समझना। देखिए, नो गेट टू नो और फाइंड आउट, ठीक है। ये तीन वर्ब्स हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में, कॉमन एरर्स में, इस टाइप से जैसे मैंने यहां पर ये पूछा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आज आपको ये तीनों वर्ब समझनी है कि नो, गेट टू नो और फाइंड आउट, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। जब आपको इन वर्ब्स का डिफरेंस समझ में आएगा तो मुझे लगता है कि फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। लेकिन उसके लिए पहले आपको ना इन तीनों वर्ब्स का डिफरेंस समझना होगा हमारे साथ। हाँ बिल्कुल बच्चों भी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ लो, इन बातों में नहीं कुछ रखा है। एक्चुअली है तो ऐसा, लेकिन ये बात देर में समझ में आती है, जल्दी से नहीं आती, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, यार ध्यान से सुनना। मैं कुछ आपको डिटेल वैसे बता देता हूँ, क्या नाम, डिटेल को फिर डिटेल में ही बता देते हैं, आ जाइए अब समझना। ये जो वर्ब नो है ना बच्चे, ये वर्ब हमारी मेंटल स्टेट शो करती है, ठीक है। और इसका मतलब होता है टू हैव समथिंग, ये समथिंग है, टू हैव समथिंग इन योर माइंड, कॉन्शियस माइंड में होना। मतलब नो का मतलब होता है किसी चीज का पता होना। आई नो योर नेम, अगर हम किसी पर्सन से कहते हैं कि आई नो योर नेम, तो इसका मतलब मैं उससे कह रहा हूं कि जो तुम्हारा नाम है वो मुझे ऑलरेडी पता है, वो मेरी मेंटल स्टेट में है, ठीक है। तो नो जो वर्ब होती है, ये आपको सबको पता होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखी जाती। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसके नहीं लिखने की वजह ये होती है कि स्टेटिव वर्ब होती है, स्टेट को एक्सप्रेस करती है, एक्टिविटीज को नहीं, तो इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो नो जो है, फिर से मैं बता देता हूँ, ये स्टेट की वर्ब होती है बच्चों, ये स्टेटिव वर्ब है, इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं बनता, और हम इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसीलिए नहीं यूज कर पाते क्योंकि ये किसी एक्टिविटी को रेफर नहीं करती, ठीक है। और इसका मतलब होता है टू हैव समथिंग इन योर माइंड, क्योंकि हमारी मेंटल स्टेट शो करने वाली वर्ब होती है, तो इसका मतलब होता है टू हैव समथिंग इन योर माइंड। अब आते हैं गेट टू नो और फाइंड आउट की बात कर लेते हैं। ये जो दोनों वर्ब हैं, ये एक्शन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। गेट टू नो एक्शन है, फाइंड आउट एक्शन है, ठीक है। ये एक्टिविटीज को रेफर करने वाली वर्ब है। गेट टू नो जो है वो एक एक्शन है और हैपनिंग को एक्सप्रेस करता है। हैपनिंग का मतलब अपने आप होने वाले एक्शंस, ठीक है। फाइंड आउट जो है ये भी एक एक्शन है और ये डूइंग को एक्सप्रेस करता है। डूइंग का मतलब ऐसा एक्शन जिन्हें किया जाता है। अगर ये बातें आप पहले से नहीं जानते थे तो आपको अब ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। नो का मतलब होता है पता होना, ठीक है। मतलब हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं, हालांकि हिंदी पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना, धीरे धीरे कोशिश करना कि हम उसको इंग्लिश को इंग्लिश में समझना शुरू कर दें। नो जो वर्ब है ये मेंटल स्टेट की वर्ब होती है और इसका मतलब होता है किसी चीज का ऑलरेडी पता होना, ठीक है, मतलब उसके बारे में जानकारी होना। गेट टू नो का मतलब होता है पता चलना, ये हैपनिंग है और एक्टिविटी वर्ब है, ठीक है। और फाइंड आउट का मतलब होता है पता कर लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई बात पता कर ली, मतलब मैं सपोज कीजिए कोई सीक्रेट है, मैं उसका पता लगा रहा हूँ, ठीक है, और मैं किसी दिन उसमें मतलब सफल हो जाता हूँ, ठीक है, तो मैं कहूंगा आई फाउंड आउट द सीक्रेट, मैंने सीक्रेट पता लगा लिया। तो फाइंड आउट कर लेना मतलब किसी चीज को ढूंढ लेना, खोज लेना, पता लगा लेना, एक्शन है, एक्टिविटी है, ठीक है। गेट टू नो का मतलब है अपने आप से पता चल जाना। किसी ने आके मुझे सीक्रेट बता दिया तो मुझे पता चल गया, मैंने जाके नहीं ढूंढा बट मुझे वो पता चल गया किसी और के थ्रू, तो मैं कहूंगा आई गॉट टू नो द सीक्रेट, आई गॉट टू नो हिज नेम, मुझे उसका नाम पता चल गया। अच्छा, अब जब हम कोई बात जान जाते हैं या कोई बात हम ढूंढ लेते हैं, उसके बाद वो बात हमारे दिमाग में रहती है, तब हम उसके लिए वर्ब यूज करते हैं नो। नो वर्ब जो होती है वो स्टेट शो करती है कि भाई हमें पता चल गया है या हमने पता कर लिया, उसके बाद अब हमारी स्टेट ये हो गई कि अब ये बात हमें पता है, ठीक है। तो कहानी ये है कि अगर हमने कुछ पता किया अपने आप तो फाइंड आउट, ठीक है। अगर हमें कुछ पता चल गया किसी और के थ्रू, हमने नहीं पता किया, तो गेट टू नो, ठीक है।
और जब हमने पता कर लिया या हमें पता चल गया तो उसके बाद की जो हमारी मेंटल स्टेट होती है वो होती है नो। उसके लिए हम वर्ब यूज करते हैं नो। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है When he knew the secret, he got angry। कि जब उसको सीक्रेट पता चला तो गुस्सा हो गया। तो यहां पर हम एक्शन को रेफर कर रहे हैं, पता होने की एक्टिविटी को रेफर कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो गुस्सा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा होने से पहले उसको ये नहीं पता रहा होगा सीक्रेट पता चला बाद में। अगर बाद में सीक्रेट पता चला है और आप उस पता चलने की एक्टिविटी को रेफर कर रहे हो तो आप गलत वर्ब यूज करे बैठे हो। नो हटाइए और यहां पे लिखिए गॉट टू नो। When he got to know the secret, when he got to know the secret, he got angry। इसका मतलब ये हो गया जब उसको सीक्रेट पता चला। वी आर रेफरिंग टू द एक्टिविटी। सीक्रेट पता चलना एक एक्टिविटी है, हमें एक्टिविटी को रेफर करना है। तो आप उसमें गेट टू नो वर्ब का यूज करें। व्हेन ही गॉट टू नो द सीक्रेट, ही गॉट एंग्री। जब उसको सीक्रेट पता चला तो गुस्सा हो गया। एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं, आप ध्यान रखेंगे यहां पर कि ये जो हम फ्रेज लिख रहे हैं ना गेट टू नो, जिसका मतलब हम बता रहे हैं कि इसका मतलब है पता चलना। ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो कम टू नो भी लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों फ्रेजेस हैं गेट टू नो और कम टू नो, इनका दोनों का मतलब एक ही होता है, किसी चीज के बारे में पता चल जाना। ठीक है, गेट टू नो का मतलब भी पता चलना है। ठीक है, कम टू नो का मतलब भी पता चलना है। और नो का मतलब पता होना है। मतलब अगर हम कोई चीज ऑलरेडी जानते हैं तो हमें पता है तो उसके लिए हम नो वर्ब यूज करेंगे। अगर हमने कुछ पता कर लिया है एफर्ट्स करके तो हम फाइंड आउट यूज करेंगे। आई विल फाइंड आउट हिज एड्रेस। ठीक है, और अगर हमने कुछ मतलब हमें अपने आप पता चल गया तो हम उसके लिए गेट टू नो का यूज करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल आपके लिए लिखता हूं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, और आप बस इसका आंसर बताएं फिर हम मतलब चलते हैं। आई विल ट्राई टू नो हिज एड्रेस। आई विल ट्राई टू नो हिज एड्रेस। चलिए ये एक क्वेश्चन है, इसको आप आंसर कर दें अगर समझ में आए कुछ। ठीक है, एक ही रखिए। चलिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप एक बार आंसर कर दें और उससे मुझे लगेगा कि आपको ये बात समझ में आ गई जो मैंने इन तीनों वर्ब से रिलेटेड समझाई। चलिए टेंस के हिसाब से तो हेड नोन आएगा। नहीं बेटा अर्पित, मैं बाद में आपको अगले किसी क्लास में बात समझा दूंगा, हेड नोन नहीं आएगा। जब पास्ट का कोई एक्शन किसी दूसरे एक्शन के लिए कॉज हो जाता है और दूसरा एक्शन उसका रिजल्ट हो जाता है तो दोनों सेम टेंस में लिखे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, हालांकि शायद आप नहीं समझ पाओगे इस बात को ऐसे ओरली, लेकिन मैं नेक्स्ट किसी क्लास में समझा दूंगा। जब पास्ट में कोई एक्शन किसी दूसरे एक्शन से पहले होता है तो हम क्या करते हैं, जो एक्शन पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, जो बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। इसमें कंडीशन ये होती है कि दोनों एक्शन इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब है दोनों सेपरेट एक्शन होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए एक्शन 1 है और ये एक्शन 2 है, ये दोनों सीक्वेंस में हुए, पास्ट में ये पहले हुआ ये बाद में हुआ। ठीक है, और अगर ये दोनों एक्शन सेपरेट हैं, ठीक है, आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो इनके दो टाइम फ्रेम बनेंगे। जो बाद वाला है उसका टाइम फ्रेम पास्ट होगा, ठीक है, और जो उससे पहले वाला है उसका टाइम फ्रेम पास्ट ऑफ पास्ट होगा। अच्छा, जिसका टाइम फ्रेम पास्ट ऑफ पास्ट होगा उसको हमें पास्ट परफेक्ट में लिखना है और जिसका पास्ट है उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है। लेकिन अब एक दूसरी कहानी देखो। दूसरी कहानी बच्चे ये होती है कि मान लीजिए पास्ट में एक एक्शन ये हुआ और एक एक्शन ये हुआ, ठीक है, और ये दोनों एक्शन सेपरेट नहीं है। ये एक्शन जो है ये कॉज है और इस कॉज से ये एक दूसरा एक्शन जो उसका रिजल्ट है वो जनरेट हो गया। ठीक है, तो अगर ये एक्शन जो पहले हुआ वो उस एक्शन का कॉज है और वो इसका रिजल्ट है, तो ये दोनों एक्शन सेम टाइम फ्रेम में लिखे जाएंगे, क्योंकि कॉज एंड रिजल्ट जो होते हैं ना वो एक बिगर एक्शन के दो पार्ट होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। कॉज और उसका रिजल्ट जो होता है ना वो मिलके एक ही यूनिट बनाते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों एक्शन आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, इनका टाइम फ्रेम एक ही होगा और इनका टाइम फ्रेम जो है वो पास्ट होगा, तो इन दोनों को हमें पास्ट इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, खैर वो टेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको धीरे धीरे टेंस पर भी कोई क्लास रखेंगे तो आप लोग समझ जाओगे और सीख जाओगे। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट की। बच्चे टॉपिक वाइज ही हो रही है, आपने पता नहीं ध्यान नहीं दिया, पहले हमने आर्टिकल डिस्कस किया था। ठीक है, हाँ, और टॉपिक वाइज ही हम प्रैक्टिस करेंगे।
चलिए तो देखो बच्चों, एक मिनट, बाकी चलो ये टेंस है, ये टेंस का कॉन्सेप्ट आप लोग अगर पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी दिन इसको समझा दूंगा। यहां पर आते हैं, आई विल ट्राई टू नो हिज एड्रेस। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ये जो ट्राई वर्ब है, सबको पता है ट्राई का मतलब होता है एफर्ट करना। एफर्ट का मतलब होता है एक्टिविटी। भाई अगर कोई पर्सन ट्राई कर रहा है तो इसका मतलब वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत ये कि जो हमने वर्ब नो लिखी है ट्राई के साथ में, ये वर्ब तो स्टेट शो करती है, एक्टिविटी तो होती नहीं है। अगर मैं लिख रहा हूं आई विल ट्राई टू टीच, आई विल ट्राई टू हेल्प हिम, आई विल ट्राई टू कन्विंस हिम, तो कन्विंस करना, हेल्प करना, टीच करना, ये एक्शंस हैं, ये एक्टिविटीज हैं। इनका यूज हम ट्राई वर्ब के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो नो वर्ब है, मैंने अभी आपको समझाया कि वो स्टेटिव वर्ब होती है, वो स्टेट को एक्सप्रेस करती है, वो किसी एक्टिविटी की वर्ब नहीं है। तो अगर वो स्टेटिव वर्ब है, एक्टिविटी को रेफर नहीं करती, तो आप उसको ट्राई वर्ब के साथ में नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि ट्राई जो भी हम करेंगे वो एक्टिविटी ही होगी। और अगर हमें एक्टिविटी को रेफर करना है, क्योंकि अगर हम ट्राई लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये वर्ब यहाँ पर जो है वो एक्टिविटी को रेफर करनी चाहिए। तो अगर हम एक्टिविटी को रेफर करना चाह रहे हैं तो आप नो वर्ब मत लिखो बच्चे, वो स्टेट की वर्ब होती है। आप यहाँ पे लिखो फाइंड आउट, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट हिज एड्रेस, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट हिज एड्रेस। ठीक है, कि मैं उसका एड्रेस को फाइंड आउट करने की, पता करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कुल मिला के मैं बात खत्म करता हूं आपके साथ में। आज का सेशन हो गया, मुझे लगता है टाइम भी होने वाला है। बस हमें ये ध्यान रखना है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ। ये तीन वर्ब्स हैं, नो, गेट टू नो, ठीक है, और फाइंड आउट। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नो वर्ब जो है वो स्टेट की वर्ब है, वो स्टेट को एक्सप्रेस करती है, इसका मतलब होता है पता होना। ठीक है, गेट टू नो जो है ये एक्टिविटी है, ये एक्शन वर्ब है, और ये हैपनिंग इवेंट्स को रेफर करती है, होने वाली घटनाओं को। ठीक है, और इसका मतलब है पता चलना। फाइंड आउट जो है ये भी एक्शन वर्ब है, और ये डूइंग को एक्सप्रेस करती है, और इसका मतलब होता है पता करना। ठीक है, जब हमें ये बातें पता होती है ना, तो हम इंग्लिश सीखते समय ट्रांसलेशन पे कम डिपेंड करते हैं, और जितना ही हम ट्रांसलेशन पे कम डिपेंड करेंगे, हमारी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी उतनी ही बढ़ेगी। जब तक हम ट्रांसलेशन का यूज करेंगे इंग्लिश को सीखने, समझने, जानने के लिए, तब तक हमारी लर्निंग जो है वो हमेशा कमजोर रहेगी, बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम ट्रांसलेशन ही कर लेंगे चीजों को समझने से पहले। अगर हम ट्रांसलेशन करने के बजाय कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, लॉजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे क्लैरिटी बढ़ेगी, क्लैरिटी बढ़ेगी तो हमारे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस के साथ ही हमारी परफॉर्मेंस भी सुधरेगी। ठीक है, ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखने चाहिए, इनको समझना चाहिए। नो इज अ स्टेट वर्ब, गेट टू नो इज एन एक्शन वर्ब, फाइंड आउट इज एन एक्शन वर्ब, गेट टू नो इज अ हैपनिंग, फाइंड आउट इज एन डूइंग। इसका मतलब है पता करना, इसका मतलब है पता चल जाना, इसका मतलब है पता होना। मतलब इन दोनों के बाद की स्टेट वो है, जब आपको पता चल गया या आपने पता कर लिया, उसके बाद आपकी स्टेट ये हो गई नो। ठीक है, तो बच्चों कैसा रहा सेशन, ये अपना चाहो तो अभी भी बता सकते हो आप, और नहीं तो बाद में भी कमेंट कर ही सकते हो वीडियो पे। ठीक है, और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया करो। कोई इसमें सिंगर भी है लाइक अरिजीत सिंह, हाँ हो सकते हैं बच्चे अपने हरफन मौला हैं। ऑनलाइन पढ़ने वाला बच्चा तो हरफन मौला होगा, सिंगर भी होगा, डांसर भी होगा, ठीक है, मस्खरा भी होगा, सब कुछ होंगे। तो खैर अब मैं निकलता हूँ। ठीक है, सेशन इज अबाउट टू बी ओवर, और कोशिश करते हैं ये क्लास अपनी कंटिन्यू रहेगी, ऐसे ही हम तरीके से पढ़ा करेंगे। और कैसा रहा ये सब, कोई बच्चा पूछ रहा है क्या चल रहा है, किससे पूछ रहा है ये क्या चल रहा है? इंडिया में तो फॉग चल रहा है बेटा। हाँ, तो सेशन अपना ये दो तीन ही हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, बट डिटेल में थे, इनको अपना एंजॉय करना, और फिर हम लोग मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और तब तक के लिए सेशन अच्छा था, पर स्टूडेंट्स गधे हैं, ये गधे भी घोड़े बनेंगे, अभी इनको सुधारेंगे, ऐसे नहीं है। ये जो गधे हैं ना, इनको भी अभी धीरे धीरे घोड़ा बनाना है, इनको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये मूर्ख भी सुधरेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। ठीक है, अभी हम होपलेस नहीं होने जा रहे हैं। ठीक है, इनको भी सुधार के ही मानेंगे, ये सब सुधरेंगे, इनकी सबकी आंख खुलेंगी। ठीक है, और अभी सबको सुधारेंगे। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बाय, और फिर आपको मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए गुड नाइट एवरीबॉडी।